हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारे काव्य खंड का जो फर्स्ट चैप्टर है करबक, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, और हम लोग 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, करबक, और इसके जो रचनाकार है वो कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चनों को देखते हैं। तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। हम लोग 3 फेज में क्वेश्चनों को देखते हैं, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, तो ये है हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। कवि ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ठीक है, कवि ने अपनी एक आंख की तुलना, कवि को एक ही आंख था। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, दर्पण से। क्यों की है, हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है, तो हमें उत्तर बताना है। इसमें कवि स्वयं को समदर्शी मानते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य का प्रतिबिंब दर्पण में वैसा ही बनता है जैसा कि वह वास्तव में होता है। ठीक है, आप दर्पण के सामने जाकर के खड़े हो जाइए तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा सेम जैसे हैं आप वैसा ही बताएगा। ठीक है, आपका दर्पण जो है सेम वैसा ही आपको दिखाएगा। ठीक है, कोई कैमरा नहीं है जो फिल्ट्रेशन करके आपका फेस दिखाएगा। तो दर्पण जो होता है वो क्या करता है, मनुष्य जैसा रहता है वैसा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो मनुष्य का प्रतिबिंब दर्पण में वैसा ही बनता है जैसा कि वह वास्तव में होता है। कवि स्वयं को दर्पण की तरह स्वच्छ और निर्मल मानते हैं। उनका मानना है कि मैं संसार में गरीब हो या अमीर सभी को एक ही दृष्टि से देखता हूँ, एक समान दिखता हूँ। ठीक है, तो वे सभी को क्या है, एक समान दृष्टि से देखते हैं। वो क्या मान रहे हैं, खुद को समदर्शी मान रहे हैं। ठीक है, इसलिए कवि ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, दर्पण से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, पहले करबक में कलंक, काच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहले करबक में अर्थात पहले पद, करबक का जो करबक तो है 2 भागों में बांटा गया है, पद 1 और पद 2। ठीक है, तो पहले करबक में अर्थात करबक के प्रथम पद में, ठीक है, करबक के प्रथम पद में कलंक, काच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका उत्तर देखेंगे। कलंक शब्द की चर्चा करते हुए, उसका परिचय देते हुए कवि ने कहा है, कवि कहते हैं चंद्रमा में दाग है फिर भी वह संसार में प्रकाशमान है। ठीक है, चंद्रमा में क्या है, दाग है, फिर भी वह संसार को क्या कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। अतः गुणवान में कुछ अवगुण भी हो तो उसका अवगुण मौन रह जाता है। उसका जो अवगुण हो जाता है वह गुण के सामने क्या हो जाता है, छिप जाता है, मौन रह जाता है, गुप्त रह जाता है। ठीक है, उसका गुणवान अगर कोई व्यक्ति है तो उसका अगर कुछ अवगुण भी हो उसमें तो क्या हो जाता है, वो छिप जाता है, मौन रहता है। लेखक कहते हैं, तो ये तो हो गया कलंक। ठीक है, कलंक अर्थात दाग की बात। अब हम लोग कांच को देखेंगे तो कवि ने कांच का प्रयोग करते हुए कहा है कि जिस प्रकार कच्चा सोना को घड़िया में कांच को तवा कर क्या कर देता है, तवा कर सोना बनाया जाता है। ठीक है, घड़िया, घड़िया अर्थात होता है जिसमें सोना गलाने वाला पात्र। ठीक है, सोना, कच्चा सोना गलाने वाला पात्र होता है, ये उसको घड़िया कहते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं जिस प्रकार कच्चा सोना को घड़िया में तपाकर सोना बनाया जाता है, पक्का सोना, ठीक है, पक्का सोना बनाया जाता है, प्योर बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती। ठीक है, कवि ने कहा है कि वो तपता है तभी तो सोना बनता है, तभी तो उसमें चमक आती है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर हम मेहनत नहीं करें, परिश्रम नहीं करें तो हमें सफलता मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। ये किनका कहना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का कहना है। कवि ने इसकी तुलना काच शब्द का प्रयोग करते हुए किया है। ठीक है, उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। अब बच गया क्या, कंचन। ठीक है, अब कंचन है, कलंक और काच का हम लोगों ने देख लिया। अब कंचन का देखेंगे। कंचन शब्द का प्रयोग करते हुए कवि ने कहा है कि जिस प्रकार शिव के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत क्या हो, स्वर्ण का हो गया। ठीक है, स्वर्णमय हो गया। शिव जब उस पर प्रहार किए तो क्या हो गया, वो शिव के त्रिशूल के कारण स्वर्णमय हो गया, सोने का हो गया। ठीक उसी प्रकार इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कि दुर्जन सज्जन की संगति में रहने से क्या हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। ठीक है, उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाती है कि उसी प्रकार दुर्जन सज्जन की संगति में आने से श्रेष्ठ बन जाता है। ठीक है,
तो संगति का असर पड़ता है, ये किसने कहा है? मलिक मोहम्मद जैसी जी का कहना है। इस तीनों के माध्यम से उन्होंने इसी का संदेश दिया है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है? ठीक है, कवि का मानना है मनुष्य के चले जाने के बाद उसकी कीर्तियां ही अमर रह जाती है। ठीक है, मनुष्य आते जाते हैं, संसार में लगा रहता है, लेकिन मनुष्य जो संसार में करके जाता है उसकी जो कीर्ति है, कृति नहीं, ठीक है, कृति जो होता है वो रचना आ गया, ठीक है, और कीर्ति, ठीक है, कीर्ति जो यश, कीर्ति का अर्थ क्या होता है? यश। दोनों में अंतर है, ठीक है, दोनों में क्या है? अंतर है। तो ये क्या है? कीर्ति है, ठीक है, उसकी कीर्तियां ही अगर रह जाती, अमर रह जाती है। ठीक है, मनुष्य तो संसार से चला जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो किए गए कार्य रहते हैं वो क्या रहते हैं? संसार में अमर रह जाते हैं। ठीक है, कवि की इच्छा है कि जो भी उसकी कहानी को पढ़े उन्हें 2 शब्दों में स्मरण करे। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी जी मर गए, लेकिन आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? उनकी जो उनका जो यश है, ठीक है, उनका जो कीर्ति है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। उन्होंने जी किस प्रकार से कहानी को लिखा है, ठीक है, उनकी जो रचना है आज भी उनका याद हम लोग को दिला रही है। हम लोग उन्हें 2 शब्दों में याद कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि ने अपने को 2 शब्दों में याद किए जाने की इच्छा व्यक्त की है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी 2 अंक स्तरीय प्रश्न है। रकत की लेई का क्या अर्थ है? ठीक है, कवि कहते हैं उन्होंने अपने इस काव्य को रकत की लेई लगाकर जोड़ा है तथा अपने आंसुओं से सींचा है। ठीक है, तो रकत की लेई का अर्थ हुआ क्या? ठीक है, तो हम देखेंगे अगली पंक्ति में। कवि के कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने इस काव्य को अपने कलेजे के खून से रचा है। ठीक है, रकत की लेई अर्थात रकत, रकत मतलब रक्त। ठीक है, ये उनका अवधी भाषा में है। ये किस भाषा में रचना है? अवधी भाषा में। तो रकत अर्थात रक्त, तो उन्होंने अपने काव्य को अपने कलेजे के खून से रचा है। किन्होंने? मलिक मोहम्मद जैसी ने। आप लोगों के एग्जाम में शब्दों की संख्या कम न हो, इसका ध्यान रख करके आंसर बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखें। मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यहाँ कवि ने जोड़ी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? आप लोग को 2 अंक स्तरीय जो प्रश्न आते हैं लगभग 40 से 50 शब्द में उसका आंसर देना रहता है। ठीक है, तो देखेंगे इसे हम। इसका आंसर कवि के काव्य की भाषा अवधि है। ठीक है, कवि के काव्य की भाषा क्या है? अवधि है। आप लोग इसमें एक लाइन और जोड़ सकते हैं। इसमें किस रस का कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो है वो किस रस के कवि है? तो श्रृंगार रस के। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि कवि की काव्य का जो रस है वो क्या है? श्रृंगार रस है। कवि के जोड़ी कहने का अर्थ है जोड़कर। ठीक है, कवि के जोड़ी, जोड़ी अवधी भाषा का शब्द है और इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो क्या होता है? जोड़कर। ठीक है, उन्होंने अपने काव्य को अपने कलेजे के खून से रचा है तथा आंसुओं से सींचा है। ठीक है, उन्होंने इसे जोड़कर, ठीक है, कलेजे के खून से रचा है, इसे जोड़कर बनाया है। जोड़ी का अर्थ होता है जोड़कर, जो कि अवधी भाषा का शब्द है जोड़ी। इसका हिंदी में अर्थ कहे तो क्या होगा? जोड़कर। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये था हमारा 2 अंक स्तरीय प्रश्न। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी थी? 5। और इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब 2 अंक स्तरीय के 2 अंक स्तरीय प्रश्न में। ठीक है, ये जो 5 प्रश्न थे आप लोग के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न में सामान्यतः यही प्रश्न आते हैं और यही आएंगे भी। चलिए, तो 4 अंक स्तरीय प्रश्न देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है भाव स्पष्ट करे। ठीक है, भाव स्पष्ट करे। जौ लही अम्बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। ठीक है, ये किस भाषा का है? ये अवधी भाषा का है। आप लोग को याद रखना है पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। ठीक है, करबक की भाषा क्या है? अवधी है। वही सूरदास की रचना की भाषा ब्रज भाषा है, तो उसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग करबक की चर्चा कर रहे हैं, तो इसकी जो भाषा है वो क्या है? अवधी है। तो जौ लही अम्बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। आप लोग के एग्जाम में भाव स्पष्ट करें या सप्रसंग व्याख्या करें या अर्थ स्पष्ट करें, ऐसा करके 4 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, उसमें से 2 गद्य भाग का रहता है और 2 पद्य भाग का रहता है। ठीक है, तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है 4 अंक स्तरीय प्रश्न में। अगर इस चैप्टर से आएगा तो यही दोनों क्वेश्चन आने की 99% चांसेज है, अगर इस चैप्टर से आया तो। ठीक है, तो देखेंगे इनमें से जौ लही अम्बही
डाव न होई तौलही सुगंध बसाई न सोई। तो इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक से ली गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इस काव्य में कवि ने प्रेम कथा का वर्णन किया है, पद्मावती तथा राजा रतन सेन। तो देखेंगे यहाँ पे हम चैप्टर इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, चैप्टर इंट्रोडक्शन देते हैं। अगर आपको देता है कि भाव स्पष्ट करें या अर्थ स्पष्ट करें, तो आप जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं उसमें क्या करते हैं आप? राइटर, ठीक है, चैप्टर नेम एंड राइटर। ठीक है, एंड राइटर नेम, इसे लिखते हैं आप लोग फर्स्ट पैराग्राफ में। ठीक है, यही लिखने का तरीका है। और इसके बाद हम लोग दूसरे पैराग्राफ बदल करके इस पंक्ति के माध्यम से जो लेखक कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से जो कवि कहना चाह रहे हैं उसे दर्शाते हैं। तो देखेंगे कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि, ठीक है, किस पंक्ति के माध्यम से? तो इस पंक्ति के माध्यम से, जिस प्रकार आम में सुगंध आने के लिए मंजरी का होना जरूरी होता है। ठीक है, आम में आम आने से पहले क्या आता है? मंजरी आता है, उसका जो सुगंध रहता है वो काफ़ी रहता है। ठीक है, तो आम आने से पहले उसमें मंजरी आना आवश्यक होता है। ठीक है, बिना मंजरी के आम सुगंध से सुवासित नहीं होता, आम में सुगंध ही नहीं आएगा बिना मंजरी का। ठीक है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में महानता नहीं आती। ठीक है, उसी प्रकार बिना दोष के पुरुष में क्या? श्रेष्ठता नहीं आती, महानता नहीं आती, उसमें गरिमा नहीं आती है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, फूल मरे पे मरे नवासु। ठीक है, ये भी व्याख्या करे ही है, भाव स्पष्ट करे। आपको ऐसा भी लिख सकता है, तो आप सेम इसी प्रकार से लिखे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिखेंगे? चैप्टर एंड राइटर का इंट्रोडक्शन, कि मतलब कि किसके द्वारा लिखा गया है और यह किस चैप्टर की पंक्ति है। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित करवक से लिया गया है। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? करवक। और लिखा किसके द्वारा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। इस काव्य में कवि ने प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से, ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पुष्प के मुरझा जाने पर भी जिस प्रकार उसका सुगंध धरती पर ही रह जाता है। ठीक है, फूल मरे पे मरे न बासु, बासु अर्थात सुगंध। ठीक है, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका जो सुगंध रहता है वो वैसे ही रहता है। ठीक है, वर्तमान उसका सुगंध जो है वो वैसे ही रहता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु, ठीक उसी प्रकार महान व्यक्ति भी इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो कृति है वह यहीं रह जाती है। ठीक है, आप लोग को ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। पुष्प और महान पुरुष का तुलना इन्होंने क्या है कि जिस प्रकार पुष्प जो है वो मुरझा जाता है, ठीक है, फिर भी उसका जो सुगंध रहता है वो क्या है? सुगंध जो है वो बना रहता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ठीक उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं वो संसार से तो चले जाते हैं, लेकिन उनका जो कीर्ति है, उनका जो यश है, ठीक है, उनके द्वारा जो किए गए कार्य है वो क्या है? पृथ्वी पर ही रह जाते हैं। लोग उन्हें चर्चा करते हैं, ठीक है, कि वो ऐसे थे, वो अच्छे व्यक्ति थे। ठीक है, मरने पर भी ये कहा जाता है। ठीक है, तो अपनी कीर्ति जो है, अपना जो यश है वो पृथ्वी पर ही छोड़कर चले जाते हैं। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी ने उस पंक्ति के माध्यम से कहा था, हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहले करवक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे या। ठीक है, आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 5 अंक स्तरीय में, या पूछेगा करवक के प्रथम पद का सारांश लिखे। ठीक है, करवक के प्रथम पद का सारांश लिखे, या पहले करवक में अर्थात पहले पद में, करवक के पहले पद में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दे कि उन्होंने क्या कहा है। ठीक है, उनका आत्मविश्वास क्या है, वो एक आंख के होते हुए अभी अपने बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, ये उनका आत्मविश्वास ही है। तो देखेंगे करवक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। किसके द्वारा रचित है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा करवक। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो हम देखते हैं, पहले आप लोग क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देते हैं, यहाँ पर इंट्रोडक्शन देते हैं। आप लोग यहाँ से पैराग्राफ
चेंज करके लिखिएगा तो काफ़ी बेटर होगा, इससे अच्छा होगा कि करबक मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का अंश है। ठीक है, इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है कि करबक जो है वो मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है और यह कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है, पद्मावत का एक अंश है करबक। ठीक है, कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। उन्होंने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है, दर्पण से की है। 2 अंक स्तरीय प्रश्न जो हम लोगों ने किया है उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि कवि ने अपने एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है। ठीक है, तो उनका कहना है कि वे एक आंख के होते हुए भी क्या है, निर्मल और स्वच्छ है। जो भी उनके काव्य को सुनता है वो मोहित हो जाता है। वो ये क्या है, उनका आत्मविश्वास है कि जो भी हमारे काव्य को सुनता है वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है। वास्तव में ये पद्मावत जो ये उनकी की जो कीर्ति है काफ़ी अमर है और काफ़ी लोगों के द्वारा पढ़ी गई है। ठीक है, कवि कहते हैं और अमर रहेगी भी। कवि कहते हैं चंद्रमा में दाग है लेकिन फिर भी पूरे संसार को प्रकाशित करता है। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा में दाग है। ठीक है, चंद्रमा जो बना रहता है उसमें क्या है, दाग है ना, छोटा छोटा ऐसे ब्लैक ब्लैक दिखेगा आपको ध्यान से देखने पर। ठीक है, चंद्रमा में क्या है, दाग। कवि कहते हैं कि गुणवान पुरुष में, कवि चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं, चंद्रमा का उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि गुणवान पुरुष में कुछ अवगुण भी हो तो वो छिप जाता है। ठीक है, क्या है, चंद्रमा में दाग है लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है। तो उसके दाग को क्या, दाग उसके सामने मौन है, कुछ नहीं, दाग का कोई वैल्यू ही नहीं रहा उसके सामने। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। कवि कहते हैं गुणवान पुरुष में कुछ अगर अवगुण भी हो तो क्या हो जाता है, वो छिप जाता है, मौन रह जाता है। कवि का मानना है जिस प्रकार अकेला शुक्र नक्षत्रों के बीच उदित है उसी प्रकार कवि ने भी अपनी एक आंख से ही पूरी दुनिया को समझ लिया है। ठीक है, एक आंख से ही उन्होंने पूरी दुनिया को क्या कर लिया है, समझ लिया है। जब तक आम में मंजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता। कवि आगे कहते हैं, ठीक है, कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं समुद्र का पानी खारा है इसलिए वह असूझ और अपारा है। ठीक है, असूझ का अर्थ समझिए, असूझ अर्थात उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो पानी खारा है इसलिए कोई इसे पीता है, नहीं पीता है। ठीक है, वो क्या है, लोगों के काम के लायक नहीं है, वो हम लोग उसे पीने के योग्य में, पीने के पानी का योग्य नहीं मानते हैं। ठीक है, पीने वाला पानी वो नहीं है, इसलिए वह असूझ और अपार है। अपार है मतलब क्या कि बहुत, उसका कोई सीमा नहीं है। अत्यधिक क्षेत्र में हमारा जो पीने का पानी है वो बस क्या है, 2.4% ही है। ठीक है, 97% जो है वो क्या है, सागरों में विद्यमान है खारा जल के रूप में। तो क्या है, इसलिए वो क्या है, असूझ और अपार है। कवि कहते हैं जब सुमेरु पर्वत को शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया तो वह सोने का हो गया। सज्जन की संगति में रहने से दुर्जन भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि सुमेरु पर्वत जो था, ठीक है, वो शिव त्रिशूल के द्वारा नष्ट किए जाने पर किस चीज का हो गया, स्वर्णमय हो गया, सोने का हो गया। ठीक उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति जो होते हैं वो सज्जन की संगति में आने से श्रेष्ठ बन जाते हैं। ठीक है, आगे कवि कहते हैं जब तक घड़िया में सोने को गलाया नहीं जाता तब तक वह कच्ची धातु सोना नहीं होती। कच्ची जो धातु होती है वो क्या सोना हो जाती है, नहीं। जब तक उसको पकाया नहीं जाएगा घड़िया में तब तक वह सोना नहीं होगा, तब तक उसमें चमक नहीं आएगा। कवि ने ये क्यों कहा है, तो कवि ने इसलिए कहा है कि बिना परिश्रम की सफलता नहीं मिलती। ठीक है, परिश्रम करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। कवि कहते हैं वह एक नैन के होते हुए भी गुणवान है। ठीक है, उनके गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनका चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा से उनकी मुख की ओर देखते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 5 अंक स्तरीय प्रश्न। अभी हम एक और 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे। ये तो था करबक के प्रथम पद का सारांश। ठीक है, करबक के प्रथम पद का सारांश। आपसे द्वितीय पद का भी सारांश पूछ सकता है और आपके शब्दों की संख्या कम न हो इस कारण आंसर इस टाइप का बनाया जाता है कि अगर आप इतना लिख करके आए तो पर्याप्त है 5 अंक के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। करबक के द्वितीय पद का सारांश लिखे। ठीक है, वो क्या था, प्रथम पद का सारांश, और ये क्या है, द्वितीय पद का। अगर आपको बोल दे बस कि करबक का सारांश लिखे तो आप दोनों को मिला करके लिख दीजिए शॉर्ट वे में, इससे थोड़ा थोड़ा छाट करके लिख दीजिए तो वो भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि प्रथम पद का सारांश लिखे तो इससे पहले जो हम लोगों ने किया उसको आप लिखिए, और ये क्या है, द्वितीय पद का सारांश है। तो इसे देखेंगे,
करबक मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत का एक अंश है। ठीक है, पद्मावत में चित्तौर नरेश रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। ठीक है, किनकी प्रेम कथा है पद्मावत में? नरेश रतन सेन, नरेश अर्थात राजा, ठीक है, चित्तौर के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस काव्य को अपने कलेजे के खून से रचा है, रक्त रूप ले द्वारा इसे क्या किया है, रचना की है, इसकी रचा है, तथा अपने आंसुओं से सींचा है। जिसने भी मेरे इस काव्य को सुना उसे पीड़ा का अनुभव हुआ। ये किनका मानना है? ये कवि का मानना है। ठीक है, मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि यह मेरे न रहने के बाद इस संसार में मेरी आखिरी निशानी होगी। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन जो भी मेरी इस काव्य को पढ़ेगा वो मुझे 2 शब्दों में याद रखेगा। हम लोग भी आज पढ़ रहे हैं उनकी इस रचना को, पद्मावत को, तो उन्हें याद कर रहे हैं या नहीं? उनका नाम हम ले रहे हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी। तो इस संसार में मेरी आखिरी निशानी होगी। अब न वह रतन सेन है और न वह रूपवती ललना रानी पद्मावती, ठीक है, न वह बुद्धिमान सुआ है। सुआ अर्थात सूगा, मतलब कि सुआ अर्थात तोता होता है। ठीक है, तोता, और नहीं राघव चेतन तथा अल्लाउद्दीन। आज इस संसार में कोई नहीं है। ठीक है, आज इस संसार में कोई है इसमें से, न रूपवती ललना रानी है, न वह सूगा है, और न ही राघव चेतन है, और न अल्लाउद्दीन है, न राजा रतन सेन है। ठीक है, लेकिन जो उनकी कहानी है वही हमारे सामने रह गई है। आज उस कहानी को ही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यश के रूप में केवल उनकी कहानी रह गई है। ठीक है, वो सभी तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी अभी भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उनकी कहानी रह गई है इस संसार में। आगे कवि कहते हैं, जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार मानव के मर जाने पर भी उसकी कीर्ति संसार में रह जाती है। ठीक है, मानव जो करके गया रहता है उसकी जो कीर्ति रहती है वो मनुष्य जरूर याद करते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का मानना है कि संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी हमारे मर गए, लेकिन आज भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या कोई भी दिवस हो, हम उन्हें याद करते हैं। ठीक है, उनका जयकारा बुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी कीर्ति को छोड़ करके गए हैं यहाँ पर। ठीक है, कवि कहते हैं, जो भी मेरे कलेजे के खून से रचित इस काव्य को पढ़ेगा वो हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। ये मलिक मोहम्मद जैसी जी का कहना है कि जो भी मेरे कलेजे के खून से रचित, ठीक है, इस काव्य को पढ़ेगा वो 2 शब्दों में हमें याद रखेगा। ठीक है, किसे पढ़ेगा? तो पद्मावत को। तो ये था हमारा सब्जेक्टिव प्रश्न इस करबक का। हम लोगों ने 3 फेज में क्वेश्चनों को देखा है, 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय। ठीक है, इसके आगे हम सभी चैप्टर्स का जो भी है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। उसके बाद हम व्याकरण के खंड को भी देखेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।